हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। थोड़ी सी क्लास देर हो चुकी है, माफी चाहेंगे इसके लिए। और आज का देखा जाए जो प्रश्न जो आपका मॉर्निंग डोज में चलता है, आप सभी लोग कल इस सीरीज में आप सभी लोग देखा जाए तो 22 प्रश्न कर चुके थे। ठीक है, तो 22 प्रश्न से आगे हम आज के वीडियो में प्रश्न को करेंगे, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन के साथ। और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका देखा जाए तो इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं पूछ सकता है। इस बात पे तो ध्यान रखिए। मैथ है तो मैथ में आपका डिजिट ही चेंज हो सकता है, लेकिन आपका पॉइंट जो है, टॉपिक जो है वो चेंज नहीं होगा, जो कि हम लेकर आए हैं। और आपका 100% पूरा मैच करेगा आपका 1 मार्च को। तो आप बस पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न है सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पहले यानी कि आज का 23 नंबर क्वेश्चन के साथ हल करेंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन को हम हल करें तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात पे केयर कीजिए। अब कह रहा है कि आपका समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू क्या है आपका 0 का अद्वितीय हल होगा। और ये आपका अगले भी यानी कल भी दिन को हम बता दिए थे कि आपका इसमें 3 टाइप का प्रश्न पूछता है, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। और यही आपसे देखा जाए तो सीधा तौर पे आपसे क्वेश्चन में बस आपका सूत्र ही पूछ देता है, जैसा कि आपको इसमें बताना है। देखिए, आपका अगर दो आपका रैखिक युग्म अगर उनका अद्वितीय हल है, क्या है आपका अगर अद्वितीय हल है, तो फिर यहाँ आपके लिए क्या प्रतिबंध होगा। तो अद्वितीय हल के लिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान क्या होता है b2 होता है। क्या होता है b1 अपान b2 होता है। यानी इसमें हमको देखना है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये तो आपका अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है, लेकिन इस वक्त जो रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, तो यह संगत होती हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पे। यानी कि आपका कहा जाएगा यह जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, संगत होती हैं। क्या होती हैं, संगत होती हैं। यानी आपका संगत कहेंगे। और आपका अद्वितीय हल का मतलब ये हुआ कि केवल एक हल क्या होता है, केवल एक हल प्राप्त होता है। क्या होता है, एक हल प्राप्त होता है, जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। यानी एक के अलावा कोई और इसका हल नहीं निकलता है। तो आप सभी का करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन होगा। और इसी के साथ आपका 2 पॉइंट और रह जा रहा है, जिसको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 2 रेखा युग्म दिया हुआ है और उनमें प्रतिबंध आपका a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान अगर b2 हमें प्राप्त हो रहा है, क्या b2 इजकल टू c1 अपान अगर c2 प्राप्त हो रहा है, तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी क्या होंगी, आपका बोला जाएगा कि संगत होंगी। क्या होंगी, और इनका हल जो होगा अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। और आपका देखा जाए तो इसको आश्रित भी बोलते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं आश्रित रेखाएं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आश्रित रेखा भी बोला जाता है, या इसे संपाती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संपाती। आश्रित का मतलब कि एक ही रेखा के ऊपर एक रेखा स्थित। जैसे कोई आपका देखा जाए तो ए बी आपका कोई एक रेखा खंड है, और इसी पे कोई दूसरी रेखा खंड है, जो हमें देखा जाए तो लगेगा नहीं कि कोई है, यही दिखेगी, लेकिन इसके ऊपर ही अगर कोई एक रेखाखंड और स्थित है, जिससे हमें यह पता न चले कि 2 है, तो इस प्रकार की रेखाओं को संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। ठीक है। और तीसरी जो प्रतिबंध आपका है वह तीसरा क्या है, अनेक हल होने के लिए a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 नॉट इजकल टू c1 अपान क्या होता है c2 होता है। क्या होता है, c1 अपान c2 होता है। इस वक्त जो रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। क्यों कोई हल न होता है, यानी यहाँ पे कहेंगे कि कोई हल, क्या कोई हल हमें प्राप्त नहीं होगा। क्या कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका देखा जाए तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है,
यानी कि कोई हल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई, कहाँ आज मिस्टेक हो रहा है, कोई हल नहीं होगा। ठीक, और दूसरी बात की ये रेखाएं जो होंगी ना समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी कि जब ये प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो इनका हल कहां से निकलेगा। ठीक है, तो समांतर होती हैं। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समीकरण x + 2y = 9। ठीक, और फिर कह रहा है कि यदि x बराबर आपका 5 हो तो y का मान क्या होगा। आपका समीकरण दिया हुआ है x + 2y बराबर आपका 9 और आपका x बराबर कह रहा है कि आपका क्या, अगर 5 हो, यानी इस समीकरण में हम x के जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। क्या करेंगे, x के जगह पे अगर हम 5 रख देंगे तो 5 + 2y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9। अब इस 5 को इधर लेकर जाएंगे, यानी कि 2y बराबर 9, और इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। यानी 2y बराबर 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ से हम केवल अगर y का मान निकालते हैं तो आपका 4 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी y का जो मान आएगा प्लस में 2 आएगा, जो कि बी ऑप्शन आप सभी का दिया हुआ है। क्या, आप सभी का बी ऑप्शन दिया हुआ है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन आपका 25 नंबर। कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है, यानी दो चर वाले रेखाओं का अगर रेखा देखा जाए तो संपाती हो रही हैं, तो संपाती का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। यानी उस वक्त हमें यह नहीं पता चलेगा कि एक है कि या एक के ऊपर कितना रेखाएं हैं, तो फिर संपाती उसी को बोला जाता है। तो कह रहा है कि तब उनके हल होंगे। अच्छा, संपाती रेखाओं का हल क्या होता है, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो संपाती होती हैं तो फिर उनका जो हल होता है संपाती रेखाओं का, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, अनेक हल हमें प्राप्त होता है। यानी कि देखा जाए तो अनेक हल को हम क्या कह सकते हैं, अनगिनत कह सकते हैं। अब रही बात की अनगिनत तो कह सकते हैं, फिर इनका रेखाओं में हमारा प्रतिबंध क्या होता है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1 क्या होता है, c2, इनमें हमारा प्रतिबंध होता है। यानी अगर इस प्रकार का इन रेखाओं में संबंध होगा तो कहेंगे कि इनका हमारा हल जो होगा अनगिनत होगा या अनेक होगा। फिर आपका और कहा जाएगा कि ये जो रेखाएं होंगी संपाती होंगी। संपाती को हम आश्रित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आश्रित भी हम कह सकते हैं। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, आदर्श जुड़ चुके हैं। चलिए यहां से देखा जाए, कह रहा है कि आपका अगर समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। इसका क्या पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, लेकिन हमें दिया है छठा और 12वां पद। अच्छा, चलिए हम छठा पद अगर निकालेंगे x6 = तो क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि a + 5d लिखा जा सकता है, क्योंकि हम अगर 5d में अगर प्रथम पद जोड़ दें तो हमें छठवां पद प्राप्त हो जाता है। और छठवां जो पद है आपका कितना है, तो 13 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर 12वां पद जो है आपका 25 है, यानी a12 = लिख सकते हैं a + 11d, और यह कितना दिया हुआ है, तो आपका देखिए 25 दिया हुआ है। आपका 12वां जो पद है वह 25 दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 2 में से अगर 1 को हम घटा देते हैं तो हमें डी प्राप्त होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 माइनस क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, 1 घटाने पर अगर हम 1 घटाते हैं समीकरण तो क्या होगा, यानी a + 11d बराबर आपका 25 है, ये समीकरण 2।
ठीक है, 2 में से हम एक घटा रहे हैं और एक क्या है a प्लस 5d बराबर आपका कितना है 13, समीकरण 1। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाते वक्त हमारा क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यानी ये माइनस ये भी माइनस। देखिए a प्लस है, ये माइनस में हो गया, कट जाएगा। 11d में से 5 निकलेगा तो 6 5 11 होता है। d बराबर आपका देखा जाए तो 25 में से 13 निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा 12। यहां से अगर d बराबर देखा जाए तो 12 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपका देखा जाए तो इसका d का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब यही 2 जो है आपका सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर है। अब हम क्या करें, देखा जाए पूछ रहा है कि आपका विषमा, तो विषमा पद हमें प्राप्त करने के लिए हमें a का भी तो मान होना चाहिए पता। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख करके a का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में अगर d का मान रख देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, क्या समीकरण 1 में रखते हैं तो एक क्या है a प्लस 5d बराबर आपका दिया हुआ है 13 और d का मान हमें पता है a प्लस 5 इंटू 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 13, यानी a अब प्लस 5 गुना का कितना हो जाएगा 10 बराबर आपका 13। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 13 और 10 को पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी a बराबर आपका कितना आ रहा है 3। यहाँ से देखा जाए तो इस समीकरण से दोनों में से हम हल करके a और d का मान ज्ञात कर लिए हैं और a और d का जब हमें मान पता हो गया तो हम कोई भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो nवां पद का हम फार्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, nवां पद का फार्मूला, अगर हम nवां पद का फार्मूला लगाते हैं तो आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। और हमसे 20वां पद पूछ रहा है, यानी आपका n बराबर 20 दिया हुआ है तो हम ये सूत्र में रख लेंगे। यानी आपका देखा जाए तो a 20 बराबर आपका क्या होगा, a 20 बराबर अगर निकालते हैं तो a का मान है 3, यानी आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, a का मान है 3 प्लस n का मान है 20 में से 1 निकल जाएगा, d का मान क्या है आपका 2 है, यानी आपका 3 प्लस 19 गुणे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3 और 19 गुना का कितना होता है 38 होता है। 38 में 3 जोड़िएगा तो आपका 41 आएगा और यही आपका 20वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का अगर हम 20वें पद की बात करें तो जो 20वां पद होगा वह क्या होगा आपका 41 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 27 नंबर, कह रहा है कि अनुक्रम जो है आपका 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। पूछ रहा है कि कौन सा पद 27 है। तो हम इस प्रकार के सीरीज को मान लेते हैं कि इसका nवां पद क्या है आपका 27 है। क्या आपका nवां जो पद है 27 है। तो माना लिखेंगे, माना एपी का nवां पद, nवां जो पद है वह क्या है आपका 27 है। क्या 27 है, ठीक। अब यहां से अगर a बराबर देखें तो आपका 5 हो जाएगा, फिर अगर d बराबर देखें तो 7 में से अगर हम 5 को निकालेंगे, क्या 7 में से 5 निकालेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 2, ठीक। अब हमको nवां निकालना है पद। nवां के लिए हम nवां का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, और हमें कौन सा पद चाहिए तो 27वां ना। चलिए 27वां, तो हमारा a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 27 माइनस 1 और d का मान कितना है 2। यहां से अब इसको हल करें तो 5 और 27 में 1 निकल जाएगा तो आपका 26 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो आपका 5 और 26 गुना का कितना होता है 52। 52 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57। सॉरी nवां पद कौन सा पद 27 दिया हुआ है, ये आपका 27 पद, यानी आपका देखा जाए n का मान ही ज्ञात करना है ना। nवां पद 27 है, यानी की जगह पे आपका देखा जाए 27 है, तो nवां पद का हम फार्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी, और यह ए एनवा इजकल टू दिया हुआ है, ठीक है। ए एनवा आपका 27 दिया हुआ है, तो 27 बराबर ए का मान क्या है 5 प्लस n-1 और डी का मान आप 2 निकाले हैं, ठीक है। चलिए डी बराबर आपका ये 2 आ जाएगा, अब मान रख देंगे, यानी 27 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस ये आप 2 से गुणा करेंगे अगर दोनों में, तो 2n यहां से हो जाएगा माइनस आपका 2, यानी कि आपका 27 बराबर 5, और 5 में से ये 2 निकालेंगे, क्या करेंगे अगर 5 में से 2 निकालते हैं तो आपका क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा यानी आप निकालिएगा क्या 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 प्लस 2n, इसको इधर लेकर आइए, यानी आपका 27 माइनस 3 बराबर 2n। यहां से अगर हम देखें 2n का वैल्यू तो 27 में से 3 निकलेगा तो 24, और n बराबर आपका कितना आ जाएगा 12, यानी आपका 12वां जो पद होगा इस श्रेणी का कितना होगा 27 होगा, क्या होगा 12वां जो पद होगा इस श्रेणी का आपका कितना होगा तो 27 होगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्या बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि 11वां पद क्या होगा, n बराबर आपका इसमें 11 दे दिया हुआ है, कि आप बताइए कि 11वां पद क्या होगा। यहां से इस सीरीज का देखें तो हम a का मान पहले निकाल लेंगे, क्या करेंगे इस सीरीज से a का मान निकालेंगे तो माइनस में 3 है, फिर अगर हम d का मान निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा a1 और ये a2, यानी कि a2 माइनस a1, और a2 का मान देखा जाए तो -1/2 माइनस, और फिर माइनस में पहले 3 है, यहां से इसको हल करेंगे तो -1/2, और इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा बटे में 1। इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो हमारा 2 हो जाएगा, और ये -1 और यहाँ पे आपका 2, यानी देखा जाए तो 1/2 आ रहा है डी का मान, क्या आ रहा है 1/2 आपका डी का मान आ रहा है, और 11वां पद पूछ रहा है, यानी एक n बराबर देखा जाए तो 11 दिया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से फार्मूला लगाते हैं ए एनवा इजकल टू, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एनवा का जो फार्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है, और हमको ए 11 ज्ञात करना है। ए का मान कितना है माइनस में 3 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 11, 11 में से 1 जाएगा, और डी का मान हम निकाले हैं 1/2, इतना तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो मान आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसको जैसे ये कैलकुलेट करेंगे जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस में क्या है 3 और फिर प्लस 11 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 10, और बटे में 1/2, ठीक है। अब देखा जाए सीरीज में कुछ गड़बड़ी है क्या, -1/2 1, ठीक है। यहां से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो ये तो 2 आ रहा है, कुछ मिस्टेक है इसमें आपका सीरीज में। अगर हम इसमें से 2 में से +1/2 करते हैं तो ये तो आ जाएगा 5/2 आ रहा है, यानी सीरीज में ये मिस्टेक है। देखिए आपका ये +1/2 अगर हो तो हम निकालते हैं 5/2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो अगर 1/2 में से +3 कर रहे हैं तो 3 दूना के 6, अगर ये -3 न होकर के +3 करके और -1/2 किया जाए तो आपका देखा जाए तो माइनस में 1/2 और ये -3, तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो 2 माइनस आपका देखा जाए, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा -6, सीरीज गलत दिया रहा है, यानी इसमें आपका
देखा जाए तो हम अगर A3 में से D निकालते हैं, हम तो कोई D निकाल सकते हैं ना। हम अगर A3 निकालते हैं, यहाँ पे D का मान आना चाहिए आपका 5/2। हम अगर इसको निकालते हैं तो 2 है, और इसमें से हम -1/2 अगर करेंगे तो यह प्लस में 1/2 हो जाएगा। और इसका हम हल करेंगे तो आपका एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये 2 दूना का 4 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि देखा जाए तो 5/2 आ रहा है डी का मान। और यहाँ से डी का मान अब रखेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। यहाँ से अगर हम रखें मान तो आपका a 11वां पूछ रहा है, यहाँ से a का मान क्या है -3, और n का मान 11 दिया है -1, और d का मान 5/2 है। यहाँ से -3 और प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुणे आपका क्या हो जाएगा 5/2, यानी 2 से हम कटाएंगे तो आपका -3 और 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 में से ये निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा 22, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ये दोनों में मिस्टेक हो रहा है। इसका सार्वंतर कितना होना चाहिए, देखा जाए तो 5/2 होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस सीरीज का 11वां जो पद होगा आपका कितना होगा। अब देखिए ये छोटा छोटा प्रश्न आपका आएंगे, ऐसे आपका 20 प्रश्न में से आपका देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे ही छोटे छोटे रहते हैं, जो आप देख करके आसानी से उसको हल करके बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इस क्वेश्चन को बताते हैं। यानी HCF पूछ रहा है दोनों का। देखिए किसी किसी में प्रतिबंध आपको लगा देगा कि गुणनखंड विधि से आप कीजिए, और जैसे इसमें दिया है तो कोई प्रतिबंध नहीं किया है कि आप किस विधि से इसका HCF आप बता देंगे। और HCF अगर आप भाग विधि से निकालते हैं तो ज्यादा आपका इजी होगा और आसानी से आप कर लेंगे। क्या करेंगे, आप आसानी से कर लेंगे। तो भाग विधि से हम कर दे रहे हैं इसको। भाग विधि में क्या होता है कि जो सबसे छोटी संख्या रहती है उससे हम भाग देना मतलब कि चालू करते हैं, उससे बड़ी वाली में। जैसे इसमें देखा जाए 45 छोटी है, 60 क्या है आपका बड़ी है, तो हम 45 से भाग देंगे किसमें 60 में। ठीक, अब कितने बार जाएगा, एक बार 45, बचेगा कितना आपका, ये देखा जाए तो 15। अब यही आप इसको क्या करेंगे, भाज्य बना देंगे, और यहाँ भाजक ये अब हो जाएगा क्या, सॉरी ये भाजक हो जाएगा और ये आपका भाज्य हो जाएगा 45, ये चेंज हो जाता है। अब इससे हम भाग देंगे 15 तिया कितना होता है आपका 45, ये कट जाएगा, और जो संख्या इसको लास्ट में विभाजित कर देती है वही आपका HCF होता है। क्या होता है, वही संख्या आपका HCF होता है। नहीं तो कुछ लोग कैसे करेंगे, इनसे देखेंगे कि जो संख्या इन दोनों को विभाजित कर दे वह सबसे छोटी संख्या जो इनको विभाजित कर दे, तो उस तरह से मिस्टेक हो जाएगा। जैसे आप इस तरह से आंसर देंगे तो 5 होगा, लेकिन 5 इसका नहीं आ रहा है, देखिए 15 आ रहा है। क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। नहीं तो फिर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, यही उपाय है। प्रतिबंध तो करेगा कभी कभी कि आप गुणनखंड विधि करिए लेकिन अभाज्य गुणनखंड HCF निकालिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब प्रतिबंध करेगा तब आप अभाज्य से निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भाग से करेंगे, भाग विधि से, तो आसानी होगा और गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अशून्य परिमेय और आपका अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब गुणनफल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो इन दोनों का जो गुणनफल आता है क्या आता है, हमेशा एक आता है। सॉरी क्या आता है, अपरिमेय संख्या आती है। क्या आती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, करा एपी के आपका 13, 19 डॉट डॉट का 205 के पदों की संख्या आपको बता रहा है। क्या, पदों की संख्या आप सभी से पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए पहले देखते हैं इस सीरीज में दिया क्या है। तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है, क्या आपका प्रथम पद जो आपका दिया हुआ है, तो प्रथम पद जो दिया है ए हम लिख लेंगे कितना है, तो 13। अब यहाँ से सार्वंतर निकालें, क्या सार्वंतर अगर निकालें तो सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी A2 माइनस क्या होगा A1। यहाँ से 19 में से अगर 13 को निकालेंगे, 19 में से अगर 13 तो आपका क्या हो जाएगा 36, यानी कि 6 आ रहा है। लेकिन इस सीरीज का अंतिम पद आपका देखा जाए, क्या आपका अंतिम जो पद है
अंतिम पद जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं कितना है 205 है। कितना है 205 है। ठीक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शमशाद आप परसों के दिन आए थे और परसों किसी कारणवश से जैसे मंडे को तो आप मतलब उस दिन क्लास नहीं चला आपको, हमको ये बात याद है, आपका कमेंट हम देखे थे। चलिए माफी चाहेंगे इसके लिए क्योंकि कुछ दिक्कत था जिसकी वजह से क्लास नहीं चला। अब देखिए ये श्रेणी में जो दिया था उस बात को हमने लिख लिया है यहाँ पे, लेकिन अब रही बात कि आपका जो एनवा पद होता है ए एनवा इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी होता है। ठीक, क्या होता है डी होता है। हमें इसमें पदों की संख्या पता नहीं है, एन का मान ज्ञात करना है और जब अंतिम पद आपका दिया रहता है तो वह ए एन इक्वल टू एल बराबर हो जाता है क्या आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। यानी अंतिम पद जब दिया रहता है तो वह अंतिम पद भी हमारा एल के बराबर क्या होता है एनवा पद के बराबर हो जाता है। तो हम इसको रख देंगे और रख करके कैलकुलेट कर देंगे। एल कितना है तो आपका 205 है और बराबर ए का मान देखा जाए तो 13 हम निकाले हैं और प्लस आपका एन का मान तो हमें पता नहीं है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और डी का मान कितना है 6 है। मान निकाल लीजिए अब, यानी कि 205 बराबर हो जाएगा 13 और 6 एन माइनस 6 हो जाएगा। यहां से 205 बराबर देखें तो 13 में से 6 निकलेगा तो 7 बचेगा प्लस 6 एन। अब इसको हम हल करें, यानी यहां से हमें n का मान ज्ञात करना है तो n का मान ज्ञात करने के प्लस 7 को इधर लेकर आएंगे। यानी अगर हम प्लस 7 को इधर लेकर आए तो 6n इक्वल टू 205 माइनस 7 हो जाएगा। यानी 6n इक्वल टू 205 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 198 और n बराबर लिखेंगे तो 198 क्या हो जाएगा 198 बटे में 6 हो जाएगा। कटाएंगे तो आपका 36 18 और 36 18 यानी 33। इस श्रेणी के देखा जाए तो कितने पद हैं तो आपके 33 पद हैं। क्या है 33 पद हैं और आप सभी से 33 पद हैं तो एक क्वेश्चन यहां से और ऐड कर सकता है कि इस श्रेणी में देखा जाए जो पदों की संख्या है, क्या आपके अगर पदों की जो संख्या है, पदों की जो आपका संख्या है, पदों की संख्या आपका क्या है n बराबर 33 है। क्या 33 है तो इस श्रेणी का मध्य पद कौन होगा आप सभी लोग बता दीजिए। मध्य पद कौन सा पद होगा बस इतना बताइए, मध्य पद कौन सा पद होगा। देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आ रहा है। हमने क्या पूछा, अगर इस सीरीज का पदों की संख्या जो 33 है तो इसका मध्य पद कौन सा होगा आप बता देंगे। देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आ रहा है। यानी आप माध्यिका पढ़े होंगे, माध्यिका में देखा जाए अगर पदों की संख्या विषम रहती है तो हमारा क्या फार्मूला लगता है तो मध्य पद आपका ये लगता है। देखिए मध्य पद अगर विषम रहता है तो 1/2 n प्लस 1/2 यानी कि 33 में हम 1 जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे तो 17वां जो पद होगा क्या होगा 17वां जो इस श्रेणी का पद होगा वह मध्य पद होगा। और आपसे इसका भी मान पूछेगा। अच्छा 17वां 12वां 13वां, देखिए 17वां पद पूछ रहा है ना तो अभी हम निकाले हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि 11वां पद। देखे आप क्या करेंगे nवां पद इसका टू काट देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन लैंग में आपका मतलब कि सम्मिलित कर सकता है। आप कैसे लगाएंगे इस बात को समझिए, ठीक, नहीं तो आप मतलब कि क्या होगा कि मतलब कि कंफ्यूजन में आने लगेंगे इस तरह से प्रश्न अगर पूछेगा तो। हम आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न, यानी कि अगला जो प्रश्न है आपका 32 नंबर का है। किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सार्व अंतर पूछ रहा है कि आप सार्व अंतर बता दीजिए। देखिए सार्व अंतर हमसे पूछ रहा है, यानी कि देखा जाए सार्व अंतर तो आपका सर्वांतर जो है आपका डी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है डी का मान, ठीक है। और दूसरा पद आपका है क्या, दूसरा पद देखा जाए तो 4 है। क्योंकि आपका दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं ना। यानी अगर दूसरा पद हमको चाहिए तो A प्लस डी लिख सकते हैं और A प्लस डी का मान दिया हुआ है 4, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आते हैं अगर देखा जाए का 7वां पद,
सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, a7 इक्वल टू a प्लस 6d, यानी सातवां कितना है तो माइनस में 11 है। क्या है, माइनस में 11 है। और इसी दोनों हम अगर समीकरण को हल कर दें, क्या करें, हल कर दें, यानी कि समीकरण 2 में से 3 को घटा दें। क्या लिखें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए अगर हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से देखा जाए तो हमारा a प्लस 6d इक्वल टू माइनस 11, ये तो समीकरण 2 है। अब इसमें से हम 1 को घटाएंगे तो a प्लस d बराबर आपका 4 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है। अच्छा, जब घटाते हैं तो आपका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी नीचे वाले का हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, और 6d में से d निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 5d। 11 देखिए माइनस में और 4 भी माइनस में, तो दोनों जब माइनस में है तो दोनों माइनस में ही ऐड हो जाएगा, यानी कि 11 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 15। यहां से d बराबर निकालें तो माइनस 15 बटे क्या हो जाएगा, 5, और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दिए 15, यानी जो d का मान आ रहा है, यानी सार्वंतर जो मान आ रहा है आपका, देखिए कितना आ रहा है, माइनस में 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्या है, ऑप्शन डी आप सभी का दिया हुआ है। एक बार कमेंट कीजिए आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4/5 ए और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद हैं, यानी ये देखा जाए तो आपका समांतर श्रेणी में है, ये जो पद है यह क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो फिर कह रहा है कि आप ए का मान निकालिए। अगर किसी समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए हैं तो उनसे हम ए निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ए केवल पूछ रहा है। चलिए ए केवल पूछ रहा है तो हम निकालते हैं। चूंकि देखा जाए यह श्रेणी, क्या यह श्रेणी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। क्या है, आपका एपी में है, इसलिए हमारा D1 बराबर क्या होगा, D2 होगा। क्या होगा, D1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब रही बात ये कि D1 बराबर हमारा D2 होगा, वो तो बात सही है। तो हम D1 पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर D1 निकालें तो होता है A2 माइनस क्या होता है, A1। ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद और ये हमारा तृतीय पद। तो हम अगर A2 में से A1 निकालें तो A2 का मान A है। क्या है, A है, और इसमें से हमको घटाना है A1। क्या घटाना है, A1, यानी 4/5। 4/5 अगर घटाते हैं और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, और 5 से हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा 5A माइनस क्या हो जाएगा, 4। यह D1 का मान आ रहा है। अब हमें D2 भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, D2 भी निकालना होगा। तो अब हम D2 निकालते हैं, यानी कि अब अगर हम D2 निकालें तो D2 को क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 का मान देखिए आपका दिया है 2। क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 माइनस आपका A2। A2 का मान क्या है, A है, यानी A। अब देखिए ये हम निकाले हैं D1 का मान और ये निकाले हैं D2, और इस समीकरण 1 से रख लीजिए, यानी इन दोनों का मान D1 और D2 का मान देखा जाए तो समीकरण 1 से क्या है, बराबर है। तो हम बराबर करके लिख सकते हैं। हेलो सर जी, आप साइंस नहीं पढ़ाओगे, काहे नहीं पढ़ाएंगे, चलिए कल से लेकर आ जा रहे हैं, साइंस ही लेकर आ जा रहे हैं। ठीक है, हमको लगा कि मैथ नहीं चल रहा है तो आप साइंस नहीं चल रहा है तो फिर मैथ, ये तो दोनों होता रहेगा। चलिए साइंस कल से लेते आएंगे। अब रही बात कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या होगा, D1 बराबर हमारा D2 समीकरण 1 से मान रख दीजिए। 5A क्या हो जाएगा, 5 आपका A माइनस 4 आपका 5 इक्वल टू 2 माइनस A। क्या होगा, 2 माइनस A। इसको अगर हम हल करते हैं
तो इसका बटे 1 लिख सकते हैं। और तिर्यक हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, तिर्यक हम गुणा कर देंगे। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 5a माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 5 से इन दोनों में गुणा करते हैं, क्या करते हैं, 5 से इन दोनों में गुणा करते हैं, यानी कि 2 माइनस ए, क्या 2 माइनस ए। तो आपका अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो आपका 5a माइनस 4 बराबर 5 गुना के 10 माइनस इस 5 से a में गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 5a है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका 5a पहले से है, उसको भी लेकर आएंगे तो यह भी प्लस में 5a हो जाएगा। और इस -4 को पक्षांतर कीजिए, यानी 10 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 4। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10a बराबर आपका 10 4 कितना हो जाएगा, 14। यहां से a बराबर निकालें तो 14/10 कितना हो जाएगा, 14 आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा देखिए ये कट रहा है, 2 से कटाएंगे तो आपका दोनों कट जाएगा, क्या कट जाएगा, दोनों आपका 2 से देखा जाए तो कट जाएगा, यानी कटाएंगे तो आपका 2 7 14, 2 5 10, यानी आपका 7/5 क्या आ रहा है, 7/5 इसका आंसर आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, 7/5 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 34 नंबर, कौन सा पद 82 है। कह रहा कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का कौन सा पद आपका 82 है, 82वां पद पूछ रहा है, और कौन सा पद आपका ये होगा। कोई बात नहीं, इस सीरीज का जो हमें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए आपका a का मान जो दिया है 2 है, फिर अगर d का मान निकालते हैं तो 6 में से 2 यानी a2 माइनस a1, यहाँ 6 में से हमारा 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बच गया। और कह रहा है कि कौन सा पद 82 है, तो हम मान लेंगे, क्या माना nवां पद आपका क्या है, nवां जो पद है क्या है आपका, nवां जो पद है वह क्या है, nवां पद आपका 82 है, क्या है, nवां पद आपका 82 है। तो हम nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर a nवां इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। और आपका a nवां पद आपका दिया हुआ है 82, यानी आपका 82, और a का मान क्या है 2 है, प्लस आपका n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना दिया है 4। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे जो मान आएगा n का वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 82 प्लस बराबर 2, और यहाँ 4 से दोनों में गुणा करेंगे तो 4n माइनस क्या हो जाएगा 4, 4 इसमें से निकल जाएगा तो -2 बचेगा, यानी 82 बराबर 4n माइनस 2 हो जाएगा। हमें 4n का मान चाहिए, यानी n का मान चाहिए, तो इस 2 को माइनस जो है इसको पक्षांतर करेंगे, यानी जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 4n बराबर आपका 82 प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ से n बराबर निकालें तो 82 2 84 कितना हो जाएगा 84/4, और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 4 एक में 4। 21वां जो पद होगा वह आपका कौन सा होगा, तो 82 होगा। इस सीरीज का 21वां जो पद आएगा वह क्या होगा, आपका 82 होगा। और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका देखा जाए तो पूछेगा कि कौन सा पद शून्य है, ये भी आपको निकालना होगा। तो इसी प्रकार से हम मान लेंगे कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से अगर दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसे आप मतलब कि केवल सुन करके बता देंगे। हम पहले आपका एक कार्तीय तल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्तीय तल। इसको बोलते हैं आपको मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। यह आपका y अक्ष है, ठीक। उसके बाद से इसको हम देखें तो इसको बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, यानी हमारा तो ये y अक्ष है। अगर इस y अक्ष से हम अगर दूरी निकालेंगे
तो हमको यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ, नहीं तो मूल बिंदु से बाएं तरफ। अच्छा, जब मूल बिंदु से हम दाहिने तरफ बाएं तरफ चल रहे हैं तो देखिए हम किस पे चल रहे हैं, देखिए किस पे चल रहे हैं, तो हम एक्स अक्ष पे न चल रहे हैं, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा, क्या होगा, वह एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा। और एक्स अक्ष का निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष का हमारा वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई जो अक्ष से दूरी होगा, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे ना तो एक्स अक्ष का निर्देशांक निकलेगा, क्या, एक्स अक्ष का निर्देशांक निकलेगा, किसका निकलेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक निकलेगा। और एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है भुज, क्या बोला जाता है, भुज। यानी जब किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, क्या, अगर बिंदु का किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो निर्देशांक लिखते वक्त आपका देखा जाए तो पहले लिखा जाता है भुज, क्या लिखा जाता है, भुज। उसके बाद से आपका देखा जाए तो कोटि लिखा जाता है, भुज के बाद क्या लिखा जाता है, कोटि, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो आपका भुज हो जाएगा, भुज, यानी भुज को ही बोला जाता है एक्स निर्देशांक, क्या बोला जाता है, भुज को ही हम एक्स अक्ष का निर्देशांक को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी अगला जब नंबर क्वेश्चन यानी कि 37 नंबर, वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण पूछ रहा है। यहां से अगर हम कार्तीय तल बनाएं तो ये हमारा होता है वाई अक्ष और ये होता है हमारा एक्स अक्ष। और आपका देखा जाए तो एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष का समीकरण जब भी हमको निकालना होगा, तो सॉरी वाई अक्ष का, तो एक्स बराबर हम 0 कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्स बराबर 0। यानी हम हमारा देखा जाए तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी ही हमारा समीकरण बन जाता है, क्या बन जाता है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी ही हमारा क्या होता है, समीकरण बन जाता है। यानी आपका एक्स बराबर इस वक्त 0 हो जाएगा, किसके लिए, वाई अक्ष के समीकरण के लिए। अगर यही पूछता कि एक्स अक्ष के लिए निकालिए तो उस वक्त हम वाई बराबर 0 कर देते, क्या कर देते, वाई बराबर हम 0 कर देते हैं, ठीक है। आइए अब अगले नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 38 नंबर, बिंदु 2, 0 और इतना के बीच की दूरी 5 मात्रक है और ये हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है, कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। चलिए, 2 बिंदु दिया है, इसको हम मान लेते हैं ए और ये बी। यहाँ ए का निर्देशांक दिया है, इसको x1 मानेंगे, ये y1 मानेंगे और ये x2 होगा, ये आपका y2 होगा। के बीच की दूरी, और बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर आपका 5 दिया हुआ है। चूंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो हमारा सूत्र होता है, d बराबर क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है फार्मूला। हम इसी फार्मूले में इसको रख देंगे, यानी x1 माइनस x2, ठीक है। तो d का मान पहले रखते हैं, d का मान आपका 5 दिया हुआ है, 5 बराबर रूट में x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का मान पहले से माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मझोला कोष्टक में रख देंगे। यानी आपका हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 और इसका हमारा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 0 है, माइनस y2 का मान कितना है, 0 है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का हम अगर 0 करेंगे तो ये तो वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। अब रही बात की 5 बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी सॉरी x, अच्छा हमको बराबर देखना है, अगर बराबर आ जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। 5 और बराबर ये आपका देखा जाए तो रूट में 2 और 3 का करेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर है, यानी ये देखा जाए तो आपका क्या हो जा रहा है, कट करके 5 के बराबर 5 आ जा रहा है, यानी डी का मान देखा जाए तो 5, ये दोनों LHS RHS हो जा रहा है ना। इसका मतलब कि यह सत्य है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आ रही है क्या है, आपका सत्य आ रहा है। क्या आ रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 आ रहा है, जो कि 5 पहले से दिया है, इसलिए यह क्या होगा, सत्य होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर कर रहा है कि बिंदु 4 - 3
किस चतुर्थांश में पड़ेगा, किस चतुर्थांश में पड़ेगा, और आपका चतुर्थांश पता होना चाहिए। आपका देखा जाए एक कोई कार्तीय तल है, कार्तीय तल में आपके कितने होते हैं चतुर्थांश, तो आपका यह कार्तीय तल में एक्स और वाई एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर विभाजित करते हैं, तो यह कार्तीय तल 4 चतुर्थांश में विभक्त हो जाता है। कितने चतुर्थांश में, 4 में। यानी इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ पे है। तो आपका देखा जाए आपका, तो पहले का हम देखते हैं निर्देशांक, पहले का यानी ये हमारा y अक्ष है, क्या है, y अक्ष, और ये हमारा क्या है, x अक्ष है, क्या है, x अक्ष है। अब रही बात ये कि हमारा इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें देखा जाए तो ये माइनस और ये प्लस, यानी आपका माइनस और ये प्लस होता है। इसमें देखा जाए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी माइनस माइनस। अब इसमें देखा जाए तो ये आपका x अक्ष धनात्मक होता है, तो पहले इसी को लिखा जाता है और उसके बाद से y अक्ष, यानी किस चतुर्थांश में होगा, इसका निर्देशांक देखा जाए तो प्लस और माइनस है ना, माइनस में है, प्लस माइनस किस में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। यानी यह जो बिंदु स्थित होगा किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। और ये सभी आपका देख लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चतुर्थ पूछा है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। और यह बात किस पे निर्भर किया है, जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखता है ना, पहले x लिखते हैं उसके बाद से y, और x को बोला जाता है भुज, क्या बोला जाता है, भुज, और y को क्या बोला जाता है, तो कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, y को कोटि बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान। अभी हम बताए हैं, थोड़ा यहाँ पे देखिए, हम बोले हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब लिखते हैं तो पहले भुज यानी x अक्ष पे चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, भुज, y अक्ष पे चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि। और इसमें हमसे कोटि का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए कोटि का मान पूछ रहा है, कह रहे ना कि कोटि का मान, इसका मतलब कि y अक्ष पे चली गई दूरी, y अक्ष पे चली गई दूरी, इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग काव्या, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, यानी कि आपका बिंदु देखा जाए, और ये आपका बिंदु ए जिसका निर्देशांक 2 - 4 और बी दिया है 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अगर हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो हमारा क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 अपान में होता है 2, और कामा y1 + y2 अपान में क्या होता है 2। ये आपका मतलब कि फार्मूला होता है, और इसी फार्मूला पे रख देंगे। यहाँ जो ए बिंदु दिया है, इस बिंदु का निर्देशांक मानेंगे ये x1 और इसको मानेंगे y1। ये जो बी दिया है इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। यहाँ से मान रखिए तो हमारा जो x y का मान आ जाएगा, यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आएगा x1 + x2, यानी आपका 2 + x2, यानी कि प्लस में आपका 4 बटे में क्या होगा 2, y1 -4 क्या है -4, y2 का मान माइनस में आपका दिया है 2 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2, y1 माइनस आपका y2। देखिए ये दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी यहां से निकाले तो 2 4 6/2 और ये -6/2। ठीक है, अगर 2 से भाग करेंगे तो 1 3 में आएगा, -1 3 आएगा, यानी एक धनात्मक आ रहा है x का मान और y का मान ऋणात्मक आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन दिया है। यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा 3 और -3 हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदु आपका ए जो जिसका निर्देशांक है 8 10 तथा बी जिसका निर्देशांक है 4 6 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। नियामक का मतलब क्या होता है, निर्देशांक। सेम यानी कि वही सवाल है, यानी इस भी बिंदु को हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, इसको हम x2 मानेंगे, y2 मानेंगे, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। यानी x और y का जब मान निकालेंगे
तो हमारा x1 प्लस x2 ये क्या है, मध्य बिंदु है, इतना बटे 2, और y1 प्लस क्या होगा, y2 अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला होता है, मान रख दीजिए। यहां से अगर हम मान को रखते हैं, क्या करते हैं, मान को रखते हैं, तो x1 प्लस x2, x1 का मान क्या है 8 है, प्लस x2 का मान क्या है 4 है, बटे में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है 10 है, और y2 का मान देखिए यहाँ पे 6 है, और इसका बटे हम 2 करेंगे। अब देखा जाए 8 4 होता है 12, 12 में 2 से भाग करेंगे, और 10 6 होता है 16, 16 में 2 से भाग करेंगे, ये 6 आ जाएगा और कामा 8 आ जाएगा, 6 कामा 8 आएगा, जो कि ए ऑप्शन आप सभी का दिया हुआ है। यानी इस 42 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का करेक्ट जो आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आप सभी लोग कमेंट भी कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन और कॉपी पे लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए थोड़ा हम इसमें से सूत्र बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका देखा जाए मूल बिंदु से ज्यादा पूछता है, क्या आपका मूल बिंदु से ज्यादा पूछता है, तो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की निर्देशांक हम अगर निकालेंगे, क्या मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी, अगर हम मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे तो यह d बराबर हो जाता है क्या, रूट में x1 का स्क्वायर, रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये ज्यादा आपसे पूछेगा। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक तो हो ही गया है क्वेश्चन, अखिलेश कुमार। हाँ ओके, चलिए यहां से अब देखा जाए मध्य बिंदु यहाँ भी पूछ रहा है। मध्य बिंदु तो डायरेक्ट क्या करेंगे, x1 x2 का जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस 6 ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, और 5 प्लस 5 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी आपका 6 4 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, और 5 10 में 5 से भाग देंगे तो 2। यानी इसका जो निर्देशांक आएगा, देखिए ये तो बहुविकल्पी है ना, आपको वहां ये थोड़ी ना चेक करेगा कि आप किस तरह से करके लेकर आए हैं, नहीं, आपसे तुरंत आंसर मांगेगा, आंसर वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि तुरंत मतलब 60 में 1 मिनट का काम आप सेकंड में कर दीजिए, 15 सेकंड 20 सेकंड ऐसे करके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका दिया हुआ है 44 नंबर, कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन आपका कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका देखा जाए तो ये आपका कार्तीय तल है, कार्तीय तल में ये आपका y अक्ष होगा, उसके बाद से ये आपका क्या होगा, x अक्ष होगा। बहुत बढ़िया। यहां से y अक्ष से 5 इकाई दूरी, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, ठीक है। अच्छा, हम अगर y अक्ष से दाहिने अगर जाते हैं 5 इकाई, यानी आपका क्या हो जाएगा, 5 इकाई चलेंगे, तो 5 इकाई जब चलेंगे तो 1 इकाई, ये 2 इकाई, उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका ये 3 इकाई, ये 4 इकाई, यानी कि 5 इकाई। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक, उसके बाद से फिर कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यही आपका क्या है, इस बिंदु का नाम है P। फिर कह रहा है कि तो P के निर्देशांक क्या होंगे। अब इसी बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है। देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आ रहा है, जैसा कि 44 का आ रहा है। गुड मॉर्निंग पिंकी, थोड़ा एक बार इसको कमेंट कीजिए कि ये आंसर क्या देंगे। जैसा कि देखा जाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हम बता चुके हैं, और यह कई बार बता चुके हैं। थोड़ा एक बार कमेंट कीजिए कि इस P बिंदु का जो निर्देशांक हम देंगे वह क्या हो सकता है। 44 का जैसा कि ए ऑप्शन आ रहा है कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ पिंकी, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस वक्त हम x अक्ष पे चल रहे हैं तो y का मान हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि y से हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, आप सभी के आंसर के मतलब कि देने से ठीक है, सांत्वना थोड़ा मिलती है कि हाँ याद है आप, मतलब कि। और पिंकी जुड़ी थी आप, लेकिन फिर कहाँ चली गई। अब आते हैं 45 नंबर। यदि द्विघात समीकरण Px, आपका मतलब कि यह जो समीकरण है x के फॉर्म में दिया हुआ है, के शून्यक देखा जाए,
अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम ऐसा प्रैक्टिस करना है कि तुरंत देख कर आंसर दे दें, ये नहीं कि लिखे खूब पोथी पथरा तो समय लगेगा, प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका जो बहुपद यानी कि ये द्विघात समीकरण है क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर आपका 0 के शून्यक अल्फा बीटा है, और हमको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहां से देखें क्या, हम a बराबर तो x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक आपका क्या होता है, x का गुणांक आपका यहां से देखा जाए तो क्या होगा, 2 होगा। फिर आपका y का गुणांक क्या होता है, b, यानी कि प्लस में 3, और आपका c बराबर देखा जाए तो माइनस में 4 होगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, इसका मतलब कि मूलों का योगफल। क्या पूछ रहा है हमसे, मूलों का योगफल पूछ रहा है, मूलों का योगफल पूछ रहा है। अगर हम मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई आपका ए होता है। अब रही बात कि माइनस बी क्या चीज है, तो माइनस बी जो है आपका क्या है, एक्स का गुणांक है। क्या है, एक्स का गुणांक है, बटे में आपका ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बहुत बढ़िया। अब मान रख दीजिए आपका माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक यानी कि बी, तो माइनस में 3, ठीक, बटे में आपका ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2, यानी -3/2 आ रहा है, -3/2 आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है, डी ऑप्शन आप सभी का दिया हुआ है, डी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 46 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा, देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और 1/बीटा का मान पूछ रहा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आप सभी से मान पूछ रहा है, तो पहले हम इसी को हल करते हैं, यानी इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और नीचे दोनों संख्या अलग अलग है तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको सही क्रम में लिखें तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा बटे में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हमारा, यानी इसका मान हमें पता करना है। क्या करना है, इसका मान हम देखें तो पता करना है। तो पता करते वक्त हम क्या करेंगे, पहले देखें तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल चाहिए, और नीचे देखें तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या कि मूलों का गुणनफल हमें चाहिए। बहुत बढ़िया, हम निकाल लेते हैं इस समीकरण से। अगर अल्फा प्लस अगर हम बीटा निकालें तो क्या होता है आपका, देखा जाए तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। यहां से देखें तो हमारा माइनस बी यानी एक्स का गुणांक हमारा कुछ नहीं है तो आपका 1 है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यानी -1 आ रहा है। अब हम अल्फा इंटू अगर बीटा निकालें तो सी बाई ए, यानी सी क्या है, अचर पद है, यानी अचर पद का मतलब कि -2, ए का मान 1 है, तो यहां से -2 आ रहा है, और यही दोनों मान इसमें रख दीजिए। जब इसका मान रखेंगे आप क्या करेंगे, मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान -2, यानी -2, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी आप सभी का करेक्ट आंसर सीवा का भी ऑप्शन कमेंट करके बताते रहिए। आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। राम कुमार सर, हम यूपी के क्या पढ़ सकते हैं? अरे मेरे दोस्त, यूपी ही बोर्ड का तो स्पेशल ये है, यूपी बोर्ड का देखा जाए तो स्पेशल है। आप अगर बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, और बाकी भी देखा जाए जैसे काव्या मीना पढ़ती हैं उत्तराखंड से, तो ये मैच करता है। मैथ है ना, मैथ और साइंस में जहाँ तक देखा जाए तो ज़्यादा मैचिंग होता है, और बाकी में देखा जाए तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। मैथ साइंस आपका पूरा लगभग पूरा ज़्यादा मैच करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये यूपी बोर्ड वालों के लिए तो स्पेशल है, समझिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए पूरा 100%, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, आपका देखा जाए तो द्विघात समीकरण 2x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूल की प्रकृति विविध कर, ये तो कहीं छोड़ेगा नहीं। मूलों की प्रकृति में आपका देखा जाए तो b² - 4ac वाला ज्यादा पूछता है, b² - 4ac = 0, ये पॉइंट ज्यादा पूछता है आपसे। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है,
चलिए हम देखें तो इसकी हमको मूलों की प्रकृति बताना है। सबसे पहले इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अच्छा, यहाँ हम अगर तुलना करने पर देखें, तुलना करने पर तो हम a b c का मान निकालेंगे। अगर a बराबर निकालते हैं तो x² का गुणांक 2, b बराबर देखें तो x का गुणांक यानी कि b 1 होगा, और c देखें तो अचर पद -1। मूल की प्रकृति बताना है। मूल की प्रकृति बताने के लिए हमको विविधकर चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, यूपी 12 से हैं। ओके, 12 से अगले बार 2-4 विद्यार्थी पढ़े थे, जैसा कि उसमें हम बताएं। एक 12 से थे, कौन? अमित कोई नाम का। चलिए यहां से देखा जाए तो चूंकि हमारा मूल बताना है तो d, यानी d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है, ये होता है d। चलिए तो हम मान रखेंगे, b का मान क्या है? 1 है, 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर -4, a का मान क्या है? 2 है, और c का मान देखा जाए तो -1 है। इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूना के 8, 8 का में 8, यानी आपका देखा जाए तो 9 आ रहा है। d का मान देखा जाए तो आपका 9 आ रहा है। 9 का मतलब कि आपका d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, और जब हमारा d का मान 0 से बड़ा होता है, क्या होता है? क्योंकि d का मान जो है 0 से बड़ा है, तब हमारा जो मूल का लक्षण होगा, क्या होगा? मूलों का जो लक्षण होगा, यानी मूलों की जो प्रकृति होगी, क्या? मूलों की अगर हम प्रकृति की बात करें तो मूलों की जो हमारा प्रकृति होगा वह क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, और आपका असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा, या इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं? भिन्न भी कह सकते हैं असमान को। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविक असमान जो कि दिया हुआ है, चाहे हम असमान को भिन्न भी कह सकते हैं। तो आप सभी का ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं, थोड़ा इसकी प्रकृति के बारे में बता देते हैं कि यही आपका क्वेश्चन पूछेगा विविधकर से। क्या पूछेगा? अगर देखा जाए तो अगर हमारा मूल की प्रकृति के बारे में, अगर प्रकृति के बारे में हम बात करें, क्या अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो आपका जो प्रकृति पूछता है वह 3 ही केस होता है विविधकर का। क्या होता है? पहला, अगर देखा जाए b² - 4ac का मान हमको हमेशा निकालना होता है। अगर यह d के किसके बराबर होता है? तो ये d के, यानी d का मान अगर 0 से बड़ा है तो जो मूल का लक्षण होगा वह क्या होगा? मूल का जो लक्षण होगा आपका वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, और असमान होगा। क्या होगा? असमान, और असमान को हम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम स्टार बना दे रहे हैं। ये होता है d का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इस वक्त मूल के जो लक्षण होंगे, इस वक्त जो मूल का लक्षण होगा क्या होगा? आपका वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक, और आपका देखा जाए तो समान। क्या? समान, या इसी को हम बराबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बराबर। ये ज्यादा पूछता है। तीसरा केस क्या है आपका? अगर d का मान 0 से छोटा आता है, क्या आता है? d का मान अगर 0 से छोटा आता है तो इस वक्त जो विविधकर होगा, क्या? इस वक्त जो विविधकर का हमारा लक्षण होगा, यानी कि मूल का जो लक्षण होगा, क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा आपका? अवास्तविक, या इसे हम क्या कह सकते हैं? और दूसरा नाम जो है काल्पनिक भी कह सकते हैं, या इसे अधिकल्पित भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? अधिकल्पित भी कहा जा सकता है। आपका ज्यादा जो पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पॉइंट ये था, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो नंबर क्वेश्चन है क्या है? अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर। क्या है?
डी का मान शून्य से अगर बड़ा होता है, क्या होता है, डी का मान अगर शून्य से बड़ा होता है तो फिर क्या होगा। देखिए अभी हम ये बात बताए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या पॉइंट लिखे हैं, देख लीजिए यही पॉइंट अभी हम बताए हैं। अब आप सभी लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। डी का मान कर रहा ना कि अगर विवेचक का मान शून्य से क्या है, बड़ा होने पर, तो शून्य से बड़ा होने पर, आप शून्य से बड़ा होने पर देख सकते हैं, ये शून्य से बड़ा होने पर क्या हम बोले हैं कि इस वक्त जो मूल होगा वास्तविक क्या होगा और असमान चाहे हम भिन्न कह सकते हैं, वास्तविक चाहे असमान हम भिन्न कह सकते हैं। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन देखेंगे वास्तविक और भिन्न का, तो आप सभी का ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सुनील का ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुनील। चलिए अब आते हैं अगले 49 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण जो है आपका 3x² + 2x + 1/3 = 0 क्या है, = 0 का विवेचक का मान पूछ रहा है, यानी कि विविधकर का मान पूछ रहा है। तो इसका सबसे पहले तुलना हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। क्या करते हैं, हम तुलना करने पर हम यह देखेंगे कि a b c का मान क्या आ रहा है, क्या a b c का मान क्या आ रहा है। तो x² का गुणांक यानी कि 3, आपका b यानी कि x का गुणांक 2, क्या है 2, फिर c = देखेंगे तो आपका अचर पद क्या है 1/3। हमसे तो विवेचक पूछ रहा है, यानी कि आपका विविधकर d, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है। बहुत बढ़िया, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। तो b का मान 2 है, रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर देंगे -4, और a का मान क्या है 3 है, क्या है 3, और c का मान क्या है 1/3। ये अभी हम मान ही बस रखे हैं, क्या किए हैं, मान रखे हैं, और इसको कटा दीजिए। देखिए कुछ कट रहा है, आप कहेंगे कि अरे सर अब ये नॉर्मल क्या बात कर रहे हैं, कटाने में तो हम लोग तेज हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ बचा केवल 4 माइनस में, और यह आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी d का मान कितना आ रहा है 0, d का मान 0 आ रहा है, यानी कि आप सभी का इसका विवेचक निकालेंगे, चाहे कहें तो विविधकर निकालेंगे, तो आप सभी का कितना आ जाएगा, तो आपका d आ जाएगा, यानी कि 0, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। समीकरण दिया है क्या 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग, क्या पूछ रहा है कि इसके समीकरण के मूलों का योग बताइए एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। कि योगफल और गुणनफल का अगर हमको अनुपात बताना होगा तो आप क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, सबसे पहले a b c का मान निकालिए। a का मान देखें तो x² का गुणांक, b बराबर देखें तो x का गुणांक आपका, और c बराबर देखें तो अचर पद आपका 18, ठीक, अचर पद 18, ठीक है। उसके बाद से हम मूलों के योग निकालते हैं, यानी मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, क्या होता है -b/ आपका a होता है। यहां से अगर देखें तो माइनस में पहले है तो पहले माइनस रखेंगे, और माइनस में b का मान 12 बटे में a का मान क्या है 7 है। यहां से देखें तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 12/7 आ रहा है। फिर हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a का मतलब यह कि c क्या है अचर पद, यानी 18, और आपका a क्या है आपका 7, यानी 18/7 आ गया। ये तो हमने मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात किया है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। अनुपात, इसका मतलब कि यह अनुपात अगर निकालेंगे, क्या अगर पात निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा ऊपर अंश में मूलों का योगफल, क्या होगा योगफल, बटे में आपका हो जाएगा क्या मूलों का गुणनफल, क्या होगा मूलों का गुणनफल आपका ये हो जाएगा, ठीक है गुणनफल। चलिए तो हम दोनों का मान रख देंगे और अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका अनुपात निकल जाएगा। मूलों का योगफल क्या निकाले हैं, तो आप निकाले हैं 12/7, क्या निकाले हैं 12/7 निकाले हैं, बटे में मूलों का गुणनफल क्या निकाले हैं 18/7 निकाले हैं, क्या 18/7 निकाले हैं। चलिए
दो भिन्न को एक भिन्न बनाया जाता है तो पहले भिन्न को जैसे का तैसे लिख दिया जाता है। यानी पहले वाले को 12/7 और दूसरे वाले को लिखते वक्त पहले गुणा लिखेंगे और दूसरे वाले को हम उल्टा पलट देंगे। क्या करेंगे, गोड़ी का गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे वाला बात कर देंगे। यानी 7 बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 से 7 कट जाएगा और 12 18 कुछ से कट रहा है तो आप कहेंगे कि बिल्कुल कट रहा है। 6 से देखें तो 6 दूना के 12, 6 3 18, यानी कि 2/3 और 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 संबंधे 3 हम लिख सकते हैं। यानी कि 2 संबंधे 3 देखा जाए यानी इनके मूलों का योगफल और इनके गुणनफल का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 संबंधे 3 आंसर आपका आ जाएगा। और इसी के साथ हम लाइव सेशन को समाप्त करेंगे और यह डेली लाइव क्लास आपका चलता है तो आप सभी लोग जुड़िए। क्या सुबह में आपका 5 बजे से, क्या सुबह में 5 AM से आपका यह क्लास चलता है। आपका यह मैथ भी कभी चलता है तो फिर कभी आपका साइंस भी चलता है। तो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और आपका बहुत कम समय में आप क्या करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वही आपका क्या होगा, मूलधन होगा। यानी आपका भविष्य संवर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, डेली आप जुड़िए। ठीक है, आपका देखा जाए तो डेली आप जुड़ेंगे तो अपने दोस्तों मित्र के पास भी शेयर कीजिए। क्लास अच्छा लगा होगा तो जुड़िएगा। और हाँ, शाम का अगर हम शेड्यूल बता दें, यह तो सुबह में है और अभी आपका दूसरा जो क्लास स्टार्ट होगा हिंदी है, हिंदी का आपका है अभी चलेगा, यानी इसी के साथ समाप्त होने पर। और शाम की अगर हम बात करें तो शाम का जो पहला क्लास होता है वह 6 बजे आपका हिंदी हो जाता है। क्या होता है, हिंदी। शाम को 6 बजे क्या चलता है, तो आपका हिंदी का क्लास चलता है। दूसरी क्लास की अगर बात करें तो आपका 7 बजे से आपका चलता है क्या, मैथ। ठीक है, खुद हम पढ़ाते हैं, मैथ लेकर आते हैं। और तीसरी आज भी क्लास चलेगी आपका मैथ देखा जाए तो 8:30 बजे, यानी कि आपका 8:30 बजे से आपका चलेगा क्या, साइंस चलेगा। क्या चलेगा, साइंस चलेगा। फिर आपका संस्कृत भी चल रहा है अब डेली, यानी कि इसके बाद आपका क्या चलेगा, संस्कृत चलेगा। तो आज का इतना ही, आप सभी के लिए मिलते हैं हम शाम को, यानी कि शाम को 7 बजे मैथ की क्लास में। और अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार और ऐसे ही प्यार देते रहिए। डेली लाइव क्लास में जुड़िए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं, थैंक यू, अगले वीडियो में।